नाकाहों से दोस्ती नाकाहों से बैर, 6 बच्चों को जिसने पाला पोसा और कभी मैंने उनको स्ट्रेस में नहीं देखा। ये मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि वो मेरे पिताजी थे। तो अपने आप में क्रिकेट टीम के लिए हमको बाहर से प्लेयर देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसमें थोड़े कम नंबर आते थे। मात्राओं को तो मैंने जानना ही शुरू किया जब थिएटर शुरू किया मैंने दिल्ली में। बड़ा अजीब होता था कि इसमें बड़ी ई लगेगी कि छोटी लगेगी, पता ही नहीं चलता था। बड़ा वो लगेगा छोटा वो लगेगा, पता नहीं चलता था। पहली बार आपने हरिवंश राय बच्चन की कविता कोई सुनाई थी जिसके बाद लगा कि बड़ी तारीफ मिल गई है और कलाकार बनना चाहिए? 5वीं क्लास था मेरे ख्याल, 5वीं क्लास में ही। लेकिन हमारी तरफ में जिस तरह की फिल्में मैं अभी करता हूँ उस तरह की फिल्में आती नहीं थी, ज़्यादातर कमर्शियल फिल्में आती थी। राइट। तो अमिताभ बच्चन जी उस समय के, राजेश खन्ना जी का समय गुजर रहा था और अमिताभ बच्चन जी मतलब ऊपर आ रहे थे। देखिए, झेलना तो आपको खुद पड़ेगा, सारे रिजेक्शन आप ही को झेलने पड़ते हैं, सारे मानसिक तनाव आप ही को झेलने पड़ेंगे। लेकिन उस बीच में हर मोड़ पे कुछ न कुछ लोग मिलते जाते हैं जो लगातार आपको रास्ता दिखाते जाते हैं या आपका हाथ पकड़ के कुछ दूर तक चलते हैं। सर, अगर आपने अपने पिताजी से एक झूठ ना बोला होता तो पिछली 3 फिल्में जो मैंने आपकी देखी वो देखने के बाद मुझे अपने रिव्यू में ये कहने का मौका ना मिलता कि हम खुशनसीब हैं कि हम मनोज वाजपेयी के दौर में पैदा हुए हैं। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मतलब आई थिंक जो रेंज आपने एक्टिंग में सालों में दिखाई है जी, शायद पिछला 1 साल मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको कल्मिनेट कर गया। जो 3 फिल्में जी रही अलग अलग टेस्ट की, गुलमोहर, एक बंदा काफी है और जोरम, और अब किलर सूप में एकदम आपने किलर काम कर दिया। तो मेरी खुशनसीबी है सबसे पहले तो कि आपसे एक ऐसा इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है जो मेरी सालों से इच्छा थी जी। तो सर, इस शो का नाम है फॉलो द रूट्स। पहले मेहमान उसके आप हैं और आपकी रूट्स जो हैं वो बिहार से आती हैं, बड़े कहें कि बहुत साधारण परिवार से जी। तो सबसे पहले तो उसी के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह का बचपन रहा। देखिए, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही है, साधारण, और बल्कि इस तरह से कहें कि मेरे पिताजी बड़े साधारण आदमी थे और एक लोअर मिडिल क्लास किसान थे, लेकिन बड़े प्रतिष्ठित, हमारा वाजपेयी पूरा खानदान जो था उस समाज में बड़ा प्रतिष्ठित था कि वो सबसे दूर दूर रहते थे। वो परिवार, वो खानदान जो है ज़्यादा किसी से नाकाहों से दोस्ती नाकाहों से बैर, और यही चीज़ उनको प्रतिष्ठित ही बनाती थी और लोगों की मदद करने में आगे बढ़ चढ़ के रहते थे। तो मेरे पिताजी उसमें ज़्यादा थे, उस तरह का परिवार और उस तरह के मेरे पिताजी जो सबकी मदद करने वाले और बड़े ही नर्म स्वभाव के, जिसे कहें वैसा इंसान अब देखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतने स्ट्रेस वाली ज़िंदगी में जीते हैं। और वो आदमी 6 बच्चों को जिसने पाला पोसा और कभी मैंने उनको स्ट्रेस में नहीं देखा। ये मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि वो मेरे पिताजी थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनको कि एक आदमी जो निम्न मध्यम वर्गीय किसान है और खानदान का जो है एक प्रतिष्ठा भी है, लेकिन इतनी कमी के बावजूद कभी उसने अपने चेहरे पे नहीं आने दिया। तो उस तरह के परिवार में जो है मैं पला बढ़ा और मैं दूसरे नंबर पे था। सबसे बड़ी हमारी बहन थी। मेरे और मेरी बड़ी बहन के बीच में 2 बच्चों का, जिसे कहें कि बीच में जो है पैदा होने के बाद ही मृत्यु हो गई थी। तो इसके कारण हम दोनों के बीच में 4 साल का अंतर रहा, 4 साढ़े 4 साल का मेरी दीदी और मेरे बीच में। बाकी मेरे बाद 4 भाई बहन। और बचपन बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि हर बच्चे को वो बचपन मिलना चाहिए कि एक तरफ नहर है आपके घर की और दूसरी तरफ नदी है और चारों ओर सिर्फ हरे लहलहाते हुए मतलब फसल जिसे कहें, और इस तरफ भी एक गांव कुछ दूर पे और दूसरी तरफ भी गांव। इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है किसी बच्चे के लिए।
परिवार खानदान बहुत बड़ा था। तो हमारे खानदान जो है अमूमन बेलवा कोठी नाम की जगह कोठी थी, रामनगर राजा की छोटी सी कोठी थी, तो वो उन्होंने खरीदा हुआ था। मेरे 2 ग्रैंडफादर लोग थे, दोनों जुड़वा भाई थे। लेकिन पिताजी ने जो भी छोटा-मोटा हिस्सा था उसमें, वो उन्होंने अपने भाइयों को दे करके बेच करके उससे अलग अपना अपना पूरा जीवन ही अलग कर लिया था मेरे पिताजी ने। बहुत मेल-जोल भी था, झगड़े भी थे, लेकिन सब मिला-जुला करके जिसे लब्बो-लुबाब कहें, बड़ा ही खुशनुमा माहौल हुआ करता था। सारे जब वाजपेयी खानदान के लोग मिला करते थे, छुट्टियों में खास करके गर्मियों में सब हॉस्टल से आया करते थे, जिस-जिस शहर में पढ़ते थे वो सब आया करते थे। तो अपने आप में क्रिकेट टीम के लिए हमको बाहर से प्लेयर देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सब खानदान के सारे इकट्ठा हो जाते थे। कबड्डी के लिए भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, या फिर पिट्टू होता है जिसपे कि बॉल से आप पत्थर एक के ऊपर एक रखते हैं और पिट्टू कहते हैं। आप लोग पता नहीं क्या कहते हो दिल्ली में? पिट्ठू ही कहते हैं। हाँ, गरम पिट्ठू। हाँ, गरम पिट्ठू। तो उसको खेलते थे हम। बैडमिंटन का कोर्ट हमने बना लिया था। टेबल टेनिस के लिए जो है टेबल जो है हमने लकड़ियाँ वगैरह अपने हमारे कज़न ब्रदर्स ने इधर से लकड़ियों का इंतज़ाम करके उसका एग्जैक्ट मापी पे जो है टेबल टेनिस का टेबल भी बना लिया था। तो ऐसा माहौल हुआ करता था, बड़ा खुशनुमा। अगर और मैं बहुत छोटा था, लेकिन बचपन तीसरी क्लास तक गांव में, और उसके बाद कोई स्कूल नहीं था। तो हमें उसके बाद तो बाहर ही मतलब डिस्ट्रिक्ट टाउन ही जाना पड़ता था। जो लोग भी अफोर्ड कर पाते थे वो डिस्ट्रिक्ट टाउन चले जाते थे। फिर मेरे जाने के बाद एक हाई स्कूल आया हमारे गांव में, हमारे स्टेशन के पास में, जहां पर बाकी बच्चे जो थे वो पढ़ते उड़ते थे। चौथी क्लास में मेरे पिताजी ने कहा कि अब हॉस्टल जाने का समय आ गया। तो चौथी क्लास में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टाउन में ही कैथलिक स्कूल में, सेंट स्टानिस्लॉस मिडिल स्कूल था, वहाँ पे डाला। उनके टीचर थे जो लॉज चलाते थे बच्चों के लिए, अपने ही स्कूल के बच्चों के लिए। तो एक टीचर थे इग्नेशियस सर, तो उनके लॉज में रहा मैं। लॉज का जीवन अच्छा नहीं था, क्योंकि एक ही घर में जो है 15-20 बच्चे रहते थे, और बड़े बच्चे तंग भी करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब 7वीं क्लास, जब वो और मिडिल स्कूल था तो 6ठी तक था, तो 4, 5, 6 वो मैं वहाँ से पढ़ा। फिर उसके बाद जिसे कहें कि बिहार का एक कैथलिक स्कूल था जो कि बिहार में बड़ा नाम था उसका, वो था क्राइस्ट राजा हाई स्कूल, वो बेतिया में। तो मैं वहाँ चला गया। तो वो 100 एकड़ में पूरा कैंपस उनका, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल होगा। वो बहुत ही अच्छा समय था मेरा, जहाँ पर मैंने हमारे पादरी हमें पढ़ाते थे, और टीचर्स थे जो क्रिश्चियन टीचर्स थे, कुछ एक संस्कृत के लिए हमारे गुरुदेव हुआ करते थे। तो मैं संस्कृत में बहुत अच्छा था। मैं संस्कृत में हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, 80%, 85%। हिंदी में मात्राओं की गलतियाँ बहुत होती थी, तो उसमें थोड़े कम नंबर आते थे। मात्राओं को तो मैंने जानना ही शुरू किया जब थिएटर शुरू किया मैंने दिल्ली में। नहीं तो मात्राओं का जो है चक्कर बड़ा अजीब होता था कि इसमें बड़ी ई लगेगी कि छोटी लगेगी, पता ही नहीं चलता था। बड़ा ऊ लगेगा कि छोटा ऊ लगेगा, पता नहीं चलता था। बाद में थिएटर करने पे पता चला कि बड़ा ऊ कहाँ लगता है और छोटा ऊ कहाँ लगता है, और बड़ी ई कहाँ और छोटी ई कहाँ। तो इस तरह का समय गुजरा है हमारा, बहुत ही कमाल का। 12वीं मतलब 11वीं तक वहाँ से रहा, फिर इंटर कॉलेज किया बेतिया शहर में, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। अच्छा, पहली बार आपने हरिवंश राय बच्चन की कविता कोई सुनाई थी जिसके बाद लगा कि बड़ी तारीफ मिल गई है और कलाकार बनना चाहिए? 5वीं क्लास था मेरे ख्याल, 5वीं क्लास में गंगा सागर एक हमारे बड़े कमाल के टीचर थे। तो उन्होंने चूज़ किया था मुझे कि एजुकेशन कॉन्टेस्ट में हमारे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों चूज़ किया उन्होंने, मुझे आज तक इसका आइडिया। मेरे ख्याल से एक नियति थी, शायद नियति नहीं, मेरी नियति ने उनको ये इनकरेज किया कि वो मेरा नाम लें, ताकि
जिस चीज़ के लिए मैं पैदा हुआ था वो सपना वहाँ से शुरू हो। और वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता उन्होंने दी और कहा कि इसको जो है तुम पूरा याद कर लो और क्लास के बाद रोज़ तुम मेरे सामने इसे रिहर्सल करोगे। और वो मुझे रिहर्सल कराते थे। लेकिन उसके बाद जो मंचन हुआ उसका, जब मैंने पढ़ा और जो तालियां बजी, वहाँ से मुझे लगा कि मैं तो ये तो बड़ा मज़ा आया, यही करना है मुझे। फिर पता नहीं क्यों उस उम्र से मैं फ़िल्मों को देख करके मैं फ़िल्मों में डूब जाता था, वहाँ के एक्टिंग देखता रहता था। अभिनय में रुचि होने लगी मुझे। फ़िल्मों का शौक जागने लगा। लेकिन हमारी तरफ में जिस तरह की फ़िल्में मैं अभी करता हूँ, उस तरह की फ़िल्में आती नहीं थी। ज़्यादातर कमर्शियल फ़िल्में आती थी। राइट। तो अमिताभ बच्चन जी उस समय के, राजेश खन्ना जी का समय गुज़र रहा था और अमिताभ बच्चन जी मतलब ऊपर आ रहे थे। उस समय का समय, और तो मैं छोटा नादान सा था, मतलब ज़्यादा चीज़ें अभी भी याद नहीं है, लेकिन याद मुझे है सबसे ज़्यादा मुकद्दर का सिकंदर और उसके बाद की फ़िल्में ज़्यादा याद है मुझे। उसके पहले की उतनी ज़्यादा याद नहीं है। तो इस तरह से मेरा पूरा समय चला। एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट ही था जहाँ पर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता था। हमारी तरफ हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन में स्किट वगैरह हुआ करते थे। थिएटर के नाम पे उस शहर में कुछ भी नहीं था। साहित्य में लोगों की ज़्यादा रुचि थी, तो साहित्य गोष्ठियाँ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो मैं उनके बीच में भी उठता बैठता था। मुझे लगता था कि शायद यहाँ से कुछ सीख लूँ, जो मुझे एक्टिंग में कुछ मदद मिल जाए। लेकिन सारी चीज़ें बाद में मुझे काम आई। हाँ। तो पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे? हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर खुद बनना चाहते थे। लेकिन किसी ख़ास मजबूरी के कारण, और 5 नंबर से 5 नंबर कम रह गए थे उनके। पहले क्या होता था उनके समय में कि आपके ग्रेजुएशन के नंबर के हिसाब से आपका एडमिशन होता था। तो जिस कॉलेज में जाना, बाकी जगह पे तो नहीं हुआ, जिस कॉलेज में हो रहा था उनका, वहाँ पे 5 नंबर कम थे। उसके लिए वो लोग डोनेशन माँग रहे थे। मेरे ग्रैंडफ़ादर ने देने से इनकार कर दिया। बड़े उसूलों वाले आदमी थे, जिसका मलाल मेरे पिताजी को मरते तक रहा। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरा कोई बच्चा बन जाए। तो उनको लगा कि शायद यही है जो कर सकता है। मैं बड़ा बेटा था, लेकिन मेरी कोई रुचि नहीं थी। मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, डॉक्टर बनना तो छोड़िए। मेरा तो अभिनय मतलब मेरे सर पे चढ़ के बोल रहा था, लेकिन मैं बताता नहीं था, क्योंकि हमारे इलाके में उस समय अब अभिनय को या फ़िल्म को या नाटक को बहुत ही नीचे के। हाँ, ये पहले होता था। दिलीप जी। साहब ने भी बताया कि जी, जी। मतलब उनका पहला पोस्टर जब उनके घर के पास लग गया, हाँ। तो उनके पिताजी ने देखा कि ये तो मेरा बेटा है। जी। उन्होंने तब तक बताया ही नहीं था। जी, तो जी। आपके यहाँ भी यही? जी, जी, बहुत डर था कि अगर मैं बोलूँगा तो ये लोग रोक देंगे या फिर मुझे दिल्ली नहीं जाने देंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने नहीं जा रहा था। मैं तो जाना चाहता था ताकि वहाँ पे थिएटर जाके शुरू कर लूँ, क्योंकि उसके बारे में पढ़ा था बहुत सारे। उस समय तो मैगज़ीन वगैरह, अखबार वगैरह ही हमारे सारे स्रोत हुआ करते थे। तो वहाँ से जाना समझा था कि वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसके लिए पूरी तैयारी माँगता है वो। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है। तो उसके लिए मैं गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अदरवाइज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम मैंने सुना भी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही पिछड़े इलाके से आता था। पहले तो 2 दिन लग जाते थे, 1.5 दिन 2 दिन आपको पटना तक पहुँचने में। अब आप पटना एयरपोर्ट पे उतरिए और सीधा 6 घंटे में आप मेरे गाँव पहुँच सकते हैं, अगर लगातार आप चलें तो। तो पिताजी से झूठ बोला आपने कि आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि उनका मैं डॉक्टर वाला तोड़ना चाहता था। उनको मैंने कहा कि देखिए 1-2 एंट्रेंस दे लिया मैंने मेडिकल का, हुआ नहीं है। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे तो नहीं दे पाऊँगा, वही 100-150 रुपए अगर महीने का भेज दिया तो भेज दिया। मेरे पास 6 बच्चे हैं भाई, मैं कहाँ कर पाऊँगा। तो मैंने कहा आप उसकी चिंता मत करो, आप 100-150 भेज देना, बाकी मैं देख लूँगा। अब इतने कॉन्फिडेंस से मैंने बोला था, मुझे लगा था कि मतलब पता नहीं कहाँ से मैं कोई पेड़ देख लिया मैंने दिल्ली में जहाँ से तोड़ के लाऊँगा। लेकिन इंतज़ाम हो जाता था हमें। यकीन मानिए कि बाबूजी जो पैसा भेजते थे, वो किसी महीने में नहीं भी भेजते थे। मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। रविंद्र चौधरी आपके एक दोस्त है ना, जिनके हाँ, टिकट का भी जुगाड़ करवाया था? जी, जी, रविंद्र चौधरी बहुत बड़ा मेरा सहारा था, जो मुझे दिल्ली, क्योंकि जा रहा था दिल्ली, और उसका भाई, उसके बड़े भाई जो थे हंसराज कॉलेज में पढ़ते थे। तो अपने बड़े भाई के कारण वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा था। और
ये तो मैं नियति, अगेन मैं नियति कहूँगा कि रविंद्र चौधरी बचपन का मेरा दोस्त था, और शायद इसलिए भगवान ने उसको दोस्त बनाया था कि मुझे उसके ज़रिए जो है रास्ता पकड़ना था। रविंद्र चौधरी मुझे लेकर के दिल्ली गया और अपने भाई के हॉस्टल में रखा, हंसराज कॉलेज के। वहाँ पर हमने सारे फॉर्म भरे, सारे कॉलेजेस के। उसके भाई बड़े सख्त थे, बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के थे वो, लेकिन उन्होंने बहुत सहारा भी दिया हम लोगों को। रविंद्र चौधरी हो, पंकज मिश्रा हो, विजय जजोरिया हो, कन्वर सेन हो, अजय और अरुण करके 2 भाई थे, ये सब बहुत बड़े सहारा थे मेरे। मतलब मैं अजय अरुण वगैरह जैसे लोग थे, वो उनसे उनके जूते भी, चप्पल या कपड़े, कोई शर्ट उसका अगर उसको ठीक नहीं लग रहा तो मैं ले लेता था। तो मेरी ज़िंदगी ऐसे चलती थी, मतलब दोस्तों के सहारे था, या फिर बाबूजी ने पैसा नहीं भेजा तो ये सब मिल कर के पैसा दे देते थे, तो मेरा बस पास बन जाता था। 10 रुपये एक्स्ट्रा मेरे पॉकेट में हो जाते थे। लेकिन बाकी समय मैं सिर्फ थिएटर करता था। मैं क्लासेस बहुत अनमने भाव से जाता था। मेरा मन नहीं लगता था क्लास में। मैं सिर्फ दिन भर थिएटर करता था। पहले सत्यवती कॉलेज में एडमिशन लिया आपने? पहले क्योंकि हुआ क्या कि बिहार बोर्ड से आने के कारण मेरा स्टेट बोर्ड था, तो कुछ नियम ऐसा था कि आपके जितने भी नंबर आएंगे, आप लेकर के आप आए हैं, उसमें से 5% आपका कम कर दिया जाएगा। तो मेरा हिंदू कॉलेज में और रामजस कॉलेज मैं दोनों में से किसी एक में जाना चाहता था, और दोनों जगह जो है 5% जब उन्होंने रिड्यूस किया तो वो कट ऑफ मार्क्स से नीचे हो गया। तो सत्यवती में मैंने एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मैं ट्रांसफ़र के लिए कोशिश करूँगा, और हुआ भी। कुछ दिन तक रहा मैं सत्यवती में, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा क्लास नहीं करता था मैं सत्यवती में। सत्यवती के ही एक शमसुल इस्लाम सर थे जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, वो स्ट्रीट ग्रुप चलाते थे, मैं उनके साथ चला गया। वो उधर के नाटक जितने भी हो, वो सब नाटक ज़्यादातर मैं चेखोव वगैरह जो है मैं चाट गया पूरी तरीके से, और चाइनीज़ लिटरेचर भी जो इंग्लिश में जिसके अनुवाद हुए पड़े थे। लेकिन उनके साथ स्ट्रीट प्लेस बहुत किए, 300-400 शोज़ किए, अलग अलग, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, पंजाब में, दिल्ली के हर कोने पे जाके नाटक करते थे हम। मुझे नाटक करने में मज़ा आता था, और मैं पूरे जोश के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करता था। और हिंदू कॉलेज के लिए और रामजस कॉलेज के ड्रामेटिक सोसाइटी के लिए मैं नाटकों के मंचन में हिस्सा लेता था। तो मेरा पूरा दिन 18 घंटे मैं मेहनत ही करता था। मुखर्जी नगर में रहा करते थे आप? जी, 1010 अभी भी याद है मुझे। 1010 नंबर मुखर्जी नगर बांध, हमारे घर के ठीक सामने बांध था मुखर्जी नगर का, और वहाँ पे पंकज मिश्रा था मेरे साथ में। एक संजीव कुमार करके थे, अभी बहुत बड़े लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो थे। बहुत प्यार देते थे ये लोग, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मुझे चाहा और प्रोत्साहन दिया। हंसते भी थे, उनको लगता था यार सब कोई तो यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, यूपीएससी करने आते हैं, ये लड़का तो पूरे दिन नाटक ही करता है, क्या मतलब कन्विक्शन है। मेरे कन्विक्शन के कारण वो लोग ज़्यादा नहीं बोल पाते थे, उल्टा मुझे जो है उत्साहित करते देते थे। पिताजी को फिर आपने चिट्ठी लिख के बताया कि मुझे एक्टर बनना है? हाँ, जब मैंने एनएसडी में जब पहली बार नहीं हुआ, और जब मुझे लगा कि अब 1 महीना मेरा बहुत बुरा था, शायद मैं बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि एनएसडी के अलावा मेरे दिमाग में कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो जब तक रास्ता नहीं मिला मुझे 1 महीने के बाद, तब तक जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। क्षणिक विचार तो ये भी आया था कि सब छोड़ छाड़ के गाँव जाता हूँ, और इस तरह के विचार तो मेरे आज तक आते हैं, अभी भी। अब तो मतलब नहीं, मतलब जैसे आपको लगता है यार मैं दिखावे और इतना ज़्यादा मटेरियलिज्म, भौतिकवाद जो है ना, मुझे पछता नहीं है। तो मैं सब छोड़ के कभी गांव जाने की सोचता हूँ, कभी पहाड़ जाने की सोचता हूँ, कभी गोवा में जाके बस जाने की सोचता हूँ, कभी लोनावाला के पास कहीं दूर गांव में बस जाने की सोचता हूँ। ये सोचता हूँ मैं, क्या ये हो पाता है? नहीं। क्या मैं करता हूँ? नहीं। वो एक क्षणिक सारे ये सब विचार होते हैं। अभी मुझे काम के बड़े मौके मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, जो मुझे 30 साल में इस तरह का अवसर नहीं मिले थे।
जो मुझे 4-5 साल में मिले हैं। मुझे अच्छे काम मिलते थे, मैं लगातार बिजी रहा हूँ। लेकिन सिनेमा में क्या था कि आप पूरे साल में 2 फ़िल्म कर पाते थे, क्योंकि बाकी जो ऑफ़र आते थे सब बकवास होते थे और या फिर मुझे जचते नहीं थे और मेरे सपने के मुताबिक नहीं होते थे। तो आपके पास करने खाली समय बहुत था। आज के दौर में आज के समय में 4-5 साल से मेरे पास खाली समय बिल्कुल नहीं है। मैं एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता हूँ। मैं इसमें परिवार को समय नहीं दे पाता हूँ और मेरा परिवार और मैं इस बात को मानते हैं, यार हमने समय तो बहुत एक-दूसरे के साथ गुज़ारा, क्यों अभी काम करने का समय आ गया है, क्योंकि समय बदला है और समय सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, ओटीटी के कारण सबके लिए बदला है। बिल्कुल। तो ओटीटी भी है, थिएटर भी है, टेलीविज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो समय सबके लिए बदला है, तो इसमें व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों का प्यार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हर काम को उन लोगों ने सर आँखों पे रखा है। तो जब हर काम उनको पसंद आया है और ये बॉक्स ऑफिस नहीं है अमित, क्योंकि इन कई सालों में सिर्फ जोरम मेरी रिलीज़ हुई है। अभी वो भी 150 स्क्रीन पे हमने रिलीज़ की थी। एक दिखावे के लिए हमने रिलीज़ किया था। सारे ओटीटी पे हमने रिलीज़ किया और सारे के सारे सुपर सक्सेसफुल शोज़ जो कि लोगों ने मतलब आगे बढ़-बढ़ के देखा और कई बार देखा। बिल्कुल, गुलमोहर हो, तो जी, एक बंदा के बाद तो फिर ये बहस शुरू हो गई कि इसे थिएटर में आना चाहिए। और हम लेके ऐसे ही 100-150 स्क्रीन पे लोगों को शांत करने के लिए हम लेके भी आए। तो जो कि ऐतिहासिक हो गया कि ओटीटी पे आने के बाद कोई फ़िल्म री-रिलीज़ हुई तो थिएटर में। ये एक भाग्य रहा या यूँ कहिए कि जो चुनाव जैसा रहा कि हर काम लोगों को बहुत पसंद आया। चाहे वो भोसले हो, चाहे आपको फैमिली मैन के दोनों सीज़न हो, चाहे वो बंदा हो, चाहे वो गुलमोहर हो। लगातार जो काम मैंने किया, लोगों को बहुत पसंद आए। सत्या का ज़िक्र होना बड़ा ज़रूरी है आपकी जर्नी में। जी। राम गोपाल वर्मा से कैसे मुलाकात हुई? नहीं, राम गोपाल वर्मा जी से मुझे मिलाया था जो एक थी डायन के डायरेक्टर हैं, कन्नन अय्यर, जो कि बैंडिट क्वीन में शेखर कपूर के असिस्टेंट हुआ करते थे। तो वो दौड़ फ़िल्म के कारण उनसे जुड़े हुए थे राम गोपाल वर्मा से। और परेश रावल जी के आस-पास में जो किरदार थे, उसमें से एक किरदार का चयन होना बाकी था। तो इसके लिए कन्नन मुझे लेके गए थे वहाँ पे, सिर्फ मुझे नहीं लेके गए थे, इरफान को लेके गए थे, विनीत कुमार एक हमारे सीनियर हैं, उनको लेके गए थे, मुझे लेके गए थे। और फिर जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या किया, तो मैंने कहा सत्या किया। वो सत्या बैंडिट क्वीन की किया हुआ है मैंने, और बैंडिट क्वीन से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत ही साइलेंट रोल था। पहचान नहीं पाए थे ना लोग आपको। हाँ, नहीं, साइलेंट रोल था और उस दौरान में जब आपके पास डायलॉग नहीं होते हैं, तो आपको कोई पहचानता नहीं। मतलब वो साइलेंट रोल को अप्रिशिएट करने वाले लोग नहीं होते थे। लेकिन राम गोपाल वर्मा जी को वो रोल याद रहा था। तो जब मैंने बताया कि मैंने मान सिंह का किरदार किया था बैंडिट क्वीन में, तो चौंक गए वो। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत यंग हो यार, और तुम्हारी दाढ़ी मुझ। अब मैंने कहा सर वो बढ़ाई थी, सब मैं तैयारी की थी उस रोल के लिए। तब उन्होंने कहा कि ये दौड़ मत करो तुम सत्या, मैं एक तुमको फ़िल्म दूँगा, मेरे दिमाग में एक फ़िल्म है, मैं तुमको उसमें लीड दूँगा। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे वादे बहुत टाल रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, ये वाला दे दीजिए। तो 30-35 हज़ार रुपये उसके लिए मिले। तो उन्होंने बेमन से दिया, वो नहीं चाहते थे कि मैं करूँ। लेकिन मुझे विश्वास भी नहीं था उनके ऊपर में, पता नहीं ये वो फ़िल्म बनेगी कि नहीं बनेगी या कब बनेगी। अभी तो ये तो कर लेते हैं, 35 हज़ार रुपये बहुत हैं मेरे लिए। तो दौड़ मैंने की थी, दौड़ फ्लॉप भी हुई। लेकिन मुझे काम करने का आनंद बहुत आया उनके साथ। लेकिन दौड़ के शूटिंग के बीच में ही उन्होंने सत्या की राइटिंग अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला के साथ शुरू कर दी थी जी। और वहां से फिर जो है सत्या के बाद जिंदगी कितनी जल्दी बदली, या एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ? नहीं, जल्दी बदल गई। बदली इन द सेंस कि रातों रात जो है मुझे जो है हर कोई जानने लगा इस हिंदुस्तान में। और वो नॉर्थ साउथ पैन इंडिया फिल्म थी। वो तेलुगु में भी डब थी, वो तमिल में भी डब थी। तो हर इंडस्ट्री, चाहे तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री, हर जगह बीकू महात्रे जो है हाउस होल्ड नेम हो गया था।
सत्या, शूल, कौन, जुबैदा, मैंने लगातार अच्छी फिल्मों में अच्छी फिल्मों में काम किया। उस दौरान दिल पे मत ले यार करके फिल्म, हंसल नया था, तो हंसल को हमने कहा, हंसल के साथ में मिलकर के हमने फिल्म भी की। वो फिल्म चली नहीं लेकिन बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था हमने, बहुत ही कमाल का, और उस फिल्म पे मुझे बहुत गर्व है। शूल तो मुझे अब भी, मेरी भी मेमोरी में इतनी याद है वो फिल्म कि उस वक्त हमने पता नहीं कितनी बार वो फिल्म देखी थी। हाँ, और जब एक बुरा दौर आता है उसकी जी, जिंदगी में, तो हम उसको महसूस करते थे जी, कि यार इसके साथ ऐसा क्यों। मतलब पहले मुझे लगता है हम फिल्मों के साथ ना जीते थे। मतलब अब हम देखते हैं, ठीक है, हाँ, हमको अच्छी लगती है, हम तारीफ भी करते हैं, बट जो एक वो वाला सिनेमा था ना, जो शायद आपने भी शूल में किया, या जिन फिल्मों का आपने, उन फिल्मों के साथ हम इस तरह से चलते थे कि मतलब इसकी जिंदगी में जो हो रहा है वो हम महसूस कर रहे हैं अंदर से। तो वो आपको भी वो डिफरेंस आज और उस वक्त में लगता है कला? मुझे अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे ख्याल से एक ही उसका बहुत बड़ा कारण, अब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम फिल्में नहीं बनाते। हम लोग पहले एक सब्जेक्ट से जुड़ते थे और दिलो जान से जुड़ जाते थे, और हमारा सबसे बड़ा गोल होता था, यहाँ तक कि राम गोपाल वर्मा हो या कोई, सबके सब जो है हम उसको जीने लगते थे, उस काम को, बिना ये परवाह किए हुए कि ये कितना कमाएगी। 50 करोड़ हमें शायद कभी हमने सुना नहीं था, पता ही नहीं ये 50 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, कुछ था ही नहीं। इन सब चीजों पे नहीं आकी जाती थी चीज। आपको अच्छी लगी, बाकी प्रोड्यूसर जो है डिसाइड करता था कि भाई फिल्म हिट हुई कि फ्लॉप हुई, इस एक्टर के साथ आगे काम करना है कि नहीं करना है, और कैसे काम करना है। लेकिन अगर आप में उस दौरान में लोग प्रतिभा देख लेते थे तो आपको कोई प्रोड्यूसर छोड़ता नहीं था, कोई भी नहीं, भले ही आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाए, लेकिन वो छोड़ता नहीं था आपको। आज का दौर तो बिल्कुल अलग हो गया है। आज के दौर में कोई कहानी की बात नहीं करता है, कोई क्वालिटी ऑफ द फिल्म की बात नहीं करता है, और पहले दिन कितना कमाया, सारे के सारे जो है ट्रेड जर्नलिस्ट जो हैं वो अब क्रिटिक भी हो गए हैं, वो सब के सब लग जाते हैं कि पहले तो अनुमान लगाना शुरू करते हैं, पहले अनुमान होता है इतना कमा सकती, फिर उनके जो है शुरू होते हैं अपने कि इतने का आज जो है दोपहर तक में इतना, शाम तक में इतने का अनुमान है। तो किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, जल्दी जल्दी कमाएं, जल्दी जल्दी बात करें, जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, फिर दूसरी आने वाली है, फिर उसकी भी बात करनी है। अब तो एडवांस में भी शुरू हो गए, इतना एडवांस, हाँ, ऋतिक कितना एडवांस लेके आया, तो सलमान कितना एडवांस लेके आए थे, तो ये सारी बातें शुरू है। फिल्मों की कोई बात नहीं होती, जो कि बड़ा दुखदाई है। हाँ, ओटीटी में जो अब तक फिल्में रिलीज होती है, ओटीटी पे कोई भी काम होता है, अब उसको भी करप्ट करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। ट्रेंडिंग, नंबर वन ट्रेंडिंग, मतलब ये सब उससे, और मुझे लगता नहीं कि एक कोई सर्वे पे चलता है कि सब कितने लोगों ने, सर्वे के आधार पे अनुमान किया जाता है कि कितने मिलियन लोगों ने देखा। अच्छा, एक और आपने बैरी जॉन के लिए एक प्ले का ऑडिशन दिया था ना, सबसे पहले वर्कशॉप किया था। तो एक ये भी मैंने सुना कि जिस प्ले के लिए आपने ऑडिशन दिया, शाहरुख खान ने भी उसके लिए ऑडिशन दिया, ऐसा था? नहीं, उसमें एक वर्कशॉप उन्होंने उसी प्ले के लिए रखा था, और वर्कशॉप में कोई भी आ सकता था, तो मुझे रघुवीर यादव जी लेके गए थे, और उसमें यह था कि अगर वर्कशॉप में उनको तुम जच गए या तुमको लगा कि किसी रोल के लिए तुम फिट हो, तो तुम चूज कर लिए जाओगे। और मैं पता नहीं क्यों रघु भाई को किसी ने बताया था कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, तो रघु भाई उस समय के जो है बहुत बड़े स्टार थे दिल्ली थिएटर के, तो वो मुझे लेके गए और करीब 1 महीने हमने वर्कशॉप किया। उसके बाद कास्टिंग हुई, कास्टिंग में मेरा नाम आ गया, और दिव्या सेठ थी, उनका नाम आया, फिर शाहरुख का भी नाम आया, तो बहुत सारे लोग उसमें, और रघुवीर यादव जी जो है मेन रोल कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि उनका चयन तो पहले ही हो चुका था, बाकी रोल के लिए चयन करना था, तो हम सब उस वर्कशॉप में साथ में ही थे जी। तो इसलिए जो है, लेकिन उस ग्रुप में क्या था कि जैसे मैं दिव्या सेठ को भी जानता हूँ, मिलना नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन ऋतुराज थे उस ग्रुप में, बहुत बड़े स्टार थे वो इंग्लिश थिएटर के, उनको उनसे भी मिलना हो जाता है। तो शाहरुख भी था, बेनी था, संजय रॉय,
तो इन लोगों की कंपनी अलग थी, मतलब ये लोग का ग्रुप अलग था, बिकॉज ये लोग ज़्यादातर साउथ दिल्ली के लोग थे। और थिएटर एक्शन ग्रुप जो था बैरी का, वो अमूमन इंग्लिश प्लेस किया करता था। अच्छा, पेरिस भी गए थे ना एक्टिंग शुरू करने से पहले ही, जब थिएटर कर रहे थे किसी प्ले के लिए कुछ? नहीं, मैं बैरी जॉन जी के साथ था। बैरी जॉन जी के साथ। तो अब बैरी जॉन जी तो भारतीय नागरिक हैं। बहुत साल पहले उन्होंने, जब थे थिएटर करते तब उन्होंने अप्लाई किया था, बेचारे को कुछ साल पहले जाकर के मान्यता, उनको जो है भारत की नागरिकता मिली। उसके पहले वो देश छोड़ नहीं सकते थे, तो वो उस प्ले के साथ में वो कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम था, फ्रेंच, इंडो फ्रेंच एक्सचेंज प्रोग्राम, उसमें प्ले तैयार किया था जिसमें फ्रेंच लड़के लड़की आए थे। यहाँ से मैं उनका असिस्टेंट था, एक और लड़की थी लवलीन मिश्रा, वो हम लोग असिस्टेंट थे। लेकिन वर्कशॉप में सारे लड़के लड़कियों ने जो है मेन रोल के लिए मेरी वोटिंग में मेरा नाम दे दिया कि ये अच्छा करेगा, क्योंकि मैं वर्कशॉप में पार्टिसिपेट भी करता था और मैंने मेन रोल भी करना था। तो बैरी ने कहा यार मैं देश छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो है सिटीजनशिप जो है पेंडिंग है एप्लीकेशन, तो तुम चले जाओ, तुम ही जा करके देख लेना और तुम परफॉर्मेंस दे करके तुम आ जाओ। तो मैं गया, वहाँ रहा और वहाँ पे इतना सीखा, इतना देखा। फ्रेंच मैंने वो कौन सा कोर्स होता है, क्रैश कोर्स किया था मैंने फ्रेंच लैंग्वेज में, और उसमें फ्रेंच लैंग्वेज में मैंने परफॉर्म किया वहाँ जाके। तो बड़ा मज़ा आया, एक अलग तरीके की चुनौती थी। बहुत ही व्यस्त रहता था मैं फ्रेंच सीखने के चक्कर में, और उसमें उसके रिहर्सल के चक्कर में। एक बहुत कमाल का दौर था मेरे। और मैं 23 साल का लड़का, जो मतलब ये दुनिया पहली बार 23-24 साल में आप जो है विदेश जा रहे हो, इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। कहाँ गाँव का एक लड़का, और कहाँ जो है वो फ्रांस का जो है वो एयरवेज पे बैठ करके आप जा रहे हो। वो कमाल का अनुभव था। तो वहाँ जाने के लिए पैसों का जुगाड़ कैसे हुआ? $500 अमित भाटिया करके मेरा एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने मुझे $500 का इंतज़ाम कराया था। और $500 का उन्होंने मुझे कहा था कि तुम रखो। $500 उनकी बहन जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में काम करती थी पेरिस में, उन्होंने कहा कि तुम जाना और वहाँ पर मेरी बहन से ले लेना वो पैसे तुम। और $500 पे काम चलाया मैंने, और इतने दिन रहा। लेकिन उसमें बड़ा अच्छा रहा, आया तो कुछ लोगों के लिए गिफ्ट भी लेके आया। अच्छा। क्या बात है। आप लेकिन आपके यार दोस्त और क्या कहूँ कि रिश्ते खूब कमाए आपने, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं जी पहुंचाया, मुझे पहुंचाया कहीं। जी सब। मैं हमेशा कहता हूँ अकेले करने से कुछ नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि हमने बड़ा संघर्ष किया सब कुछ, लेकिन हर आदमी जब संघर्ष भी करता है, देखिए झेलना तो आपको खुद पड़ता है। सारे रिजेक्शन आप ही को झेलने पड़ते हैं, सारे मानसिक तनाव आप ही को झेलने पड़ेंगे। लेकिन उस बीच में हर मोड़ पे कुछ ना कुछ लोग मिलते जाते हैं जो लगातार आपको रास्ता दिखाते जाते हैं, या आपका हाथ पकड़ के कुछ दूर तक चलते हैं। वो बहुत उनका योगदान आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा होता है। अच्छा, एक आपने डीटीसी के पास के लिए पाली लैंग्वेज में भी एडमिशन लिया था एमए में, तो पूरा किया उसको? नहीं, मैं बोर हो गया। सिर्फ पास बनवाने के लिए? सिर्फ पास बनवाने के लिए, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी बिना पास के चलने की दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद। तो पाली में हमने एडमिशन ले लिया। 1 साल तक मैं रहा, एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने, और क्लास में भी नहीं जाता था। वो उसमें एडमिशन इसलिए लिया था कि पास बन जाएगा। तो ₹12.5 का पास बनता था, अभी पता नहीं क्या है, कितने का है। ज्यादा महंगा नहीं है अभी। हाँ। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी पढ़ता है, पास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वही सबसे बड़ी लग्जरी होती है। जी, बहुत बड़ी लग्जरी है। कहीं से आप कहीं उतरिए, कहीं चढ़िए, आप आराम से आप पहुंच जाते हैं। तो पाली लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे बस पास चाहिए था। अच्छा, प्रोडक्शन हाउस भी अब आपने बना लिया? औरेगा, हाँ, तो फिल्म है भैया जी। जी, तो भैया जी एकदम देसी, हाँ, और औरेगा एकदम विदेशी नाम है। ये नाम जो है मेरे गुरु भाई ने दिया। अच्छा, उसको बड़ा अच्छा लगा था। तो पहले मेरी एक प्रोडक्शन कंपनी हुआ करती थी, मनोज बाजपेयी प्रोडक्शंस करके। तो मैंने कहा यार ये कुछ ज्यादा ही नार्सिसिस्ट लग रहा है। तो हमने 2 फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था, जैसे कि भोसले और मिसिंग करके फिल्म नीरज पांडे के साथ हमने को प्रोड्यूस किया था मनोज बाजपेयी प्रोडक्शन में। लेकिन मैं आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल। मुझे लगा यार प्रोडक्शन का नाम कुछ अलग होना चाहिए, जहाँ पर हम मनोज बाजपेयी से अलग जा कर के भी फिल्म बना सकें।
तो मैं नाम खोज रहा था, तो मेरा गुरु भाई जो था आनंद आचार्य, उसने कहा कि आप ये नाम रख लीजिए, मुझे नाम आज बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वही नाम अपनी पत्नी से बोल, शबाना से बोल के मैंने कहा कि यार ये नाम कर लेते हैं। देन शी सेड ओके। तो सारे सर्वे सर्वाओं हैं, बहुत सारी मीटिंग मैं करता हूँ, लेकिन सारा कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह सब, और ज़्यादातर डिसीजन, भले ही मैं बहुत सारे डिसीजन ले लूँ, लेकिन अगर वो काट देती हैं, कहती हैं कि नहीं ऐसे होगा, कई बार बातचीत में, डिस्कशन में, तो वो उसी तरह से करते हैं। बट लेकिन हम लोग अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में, लेकिन हमारे सपने बड़े हैं। हम चाहते हैं अच्छी अच्छी फिल्में करना इसमें, और बहुत सारी फिल्में बनाना। इसमें प्रॉफिट, नुकसान, नफ़ा ये नहीं देखना है हमको, अच्छी अच्छी काम करते जाना है, रादर प्लेटफॉर्म देना है अच्छी फिल्म को और अच्छे डायरेक्टर्स को। अच्छा, कुछ सवाल भी हमने आपके लिए मंगवाए थे जनता से थ्रेड्स पर, जो मेटा का प्लेटफॉर्म है, तो उसमें एक विशाखा रंजन है, उनका सवाल है कि नाउ दैट यू हैव एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन मुंबई, अ सिटी ऑफ इमेंस अपॉर्चुनिटीज, हाउ डू यू लुक बैक ऑन योर रूट्स एंड द जर्नी यू हैव अंडरटेकन फ्रॉम देयर टू वेयर यू स्टैंड टुडे? When I look back, I feel it's a miracle. सर, ये संभव नहीं है। ये कोई सपना जी रहा हूँ मैं, सपना देख रहा हूँ कि शायद ऐसा हो गया। अभी भी बच्चा जो है वो गांव के किसी कमरे में सोया हुआ है और सपना देख रहा है। मुझे अभी भी वैसा ही लगता है। मैं गांव हर साल जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि साल में 2 बार जाऊँ। अभी भी बस होके आया हूँ मैं, और फिर जाने की मेरी इच्छा है, तो उसके प्लान बन रहे हैं। मेरे माता पिता तो रहे नहीं। गांव जाने का जो एक्स्ट्रा जो एक बूस्ट रहता था वो चला गया है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाके सुकून मिलता है। चाहे मैं भले ही 3 दिन के लिए रहूँ, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, मुझे पता नहीं क्यों अब बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरी शादी नहीं हुई होती, मेरा बच्चा नहीं होता, तो शायद मैं गाँव से ही ऑपरेट कर रहा होता मैं अभी। अगला है तोनाक्षी का सवाल है कि अब तक की सबसे चैलेंजिंग फिल्म कौन सी है? नहीं, सारी चैलेंजिंग है। अगर आप अमित आप मेरी फिल्मोग्राफी मैं ये सवाल नहीं पूछा। मैं ये फिल्मोग्राफी उठा के देखिए तो मैं ज़्यादातर उन्हीं रोल्स को मैंने ज़्यादा तवज्जो दी जो मुझ पे बहुत सारी चुनौतियाँ डालें, मुझे संकट का सामना करना पड़े, मुझे तकलीफ़ों का सामना करना पड़े जिनको अचीव करने के लिए। क्योंकि जब उस तरह के रोल्स होते हैं तो अगर आप उसको सक्सेसफुली निभा लेते हैं तो आपका जो फिल्मों की लिस्ट है ना आपकी ज़िंदगी का, वो थोड़ा चमकने लगता है। तो मैंने उन्हीं सब फिल्मों पे ज़्यादा जोर दिया है। दिव्या का सवाल है, किसी कैरेक्टर का अफेक्ट पर्सनल लाइफ या फैमिली पर पड़ा? फैमिली पर से ज़्यादा मैं उसमें तो शादीशुदा नहीं था। शूल फिल्म का प्रभाव मेरे दिमाग पे बहुत पड़ा था। मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत बुरे सपने भी आते थे जब भी मैं आँख लगती थी। मैं बहुत परेशान रहता था, कई दिन हो गए थे मुझे सोए हुए, और वो कैरेक्टर जो है छोड़ नहीं पाया था। वो कैरेक्टर जो है घर तक वो खत्म होने के बाद भी चल रहा था, वो मुझे परेशान कर रहा था। एक आखिरी और रौनक विश्वास का सवाल है, उन्होंने लिखा, इस सवाल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि मनोज वाजपेयी सर किस चीज से ज्यादा डरते हैं? भगवान से डरता हूँ। भगवान से? मेरे ख्याल से और किसी चीज से डर नहीं लगता। ना मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, ना मुझे असफलता से डर लगता है, ना मुझे बैंकरप्सी से डर लगता है, ना पैसा होने या ना होने से डर लगता है। मुझे भगवान से बड़ा डर लगता है। और सबसे ज़्यादा डर लगता है अपनी पत्नी और अपनी बेटी के गुस्से से। पत्नी के गुस्से से ज़्यादा या बेटी के गुस्से? दोनों का गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खैर, वो डर तो हमेशा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और लास्ट में मैं फिर यही कहूँगा कि हम खुश नसीब हैं कि हम मनोज वाजपेयी के दौर में हैं, और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खुश नसीब हूँ कि मुझे आपसे बार बार बात करने का मौका मिलता है, इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, आपकी बातों को जानने का, सिनेमा को समझने का मौका मिलता है। आपसे बात करके सिनेमा को भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब हम भी सीखते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।